Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dunga College, Bikaner. In this video, I will explain active proton potassium pump theory for stomatal movement. इस वीडियो में मैं आपको सक्रिय प्रोटॉन पोटेशियम पंप स्थानांतरण सिद्धांत के बारे में बताऊंगा जो रंध्र गति को समझाने के लिए दिया गया है। दिस इज सेकेंड वीडियो इन दिस सीरीज। यह इस श्रृंखला का दूसरा प्रस्तुतिकरण है। In last video, I have explained how accumulation of potassium ions, malate anions and chloride anions causes increase in osmotic pressure of guard cells and stomatal opening. इससे पूर्व के प्रस्तुतिकरण में मैंने यह समझाया था कि द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम आयंस, मैलेट एनायंस और क्लोराइड एनायंस के संग्रहण से द्वार कोशिकाओं के परासरण दाब में वृद्धि होती है और रंध्र खुलते हैं। नाउ बिसाइड्स दैट, उसके अतिरिक्त the accumulation of sucrose in vacuole, that is cell sap of guard cells, also increases osmotic pressure of guard cells or also contributes to increase in osmotic pressure of guard cells. तो पोटेशियम आयंस, मैलेट एनायंस और क्लोराइड एनायंस के संग्रहण से तो द्वार कोशिकाओं के परासरण दाब में वृद्धि होती ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त द्वार कोशिकाओं के रिक्तिकाओं के कोशिका रस में सुक्रोज के संग्रहण से भी द्वार कोशिकाओं के परासरण दाब का मान बढ़ता है, जिससे द्वार कोशिकाओं में जल का प्रवेश होता है, द्वार कोशिकाएं स्फीत होती है और रंध्र खुलते हैं। The sucrose can be synthesized in cytosol of guard cells either by triose phosphate, that is PGAL, or phosphoglyceraldehyde, which is generated through Calvin cycle or by breakdown of starch. द्वार कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य या साइटोसोल में सुक्रोज का संश्लेषण जो होता है वह ट्रायोस फॉस्फेट यानी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के द्वारा होता है, और यह फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या PGAL का संश्लेषण या तो कैल्विन चक्र के द्वारा हो सकता है या स्टार्च के अपघटन के द्वारा हो सकता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इन गार्ड सेल्स क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, द्वार कोशिकाओं में हरित लवक उपस्थित होते हैं, जैसा कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, और द्वार कोशिकाओं में उपस्थित इन हरित लवकों में कैल्विन चक्र की क्रिया होती है, और कैल्विन चक्र के द्वारा अर्थात प्रकाश संश्लेषण की कैल्विन चक्र के द्वारा इन द्वार कोशिकाओं में ट्रायोस फॉस्फेट यानी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण हो सकता है। एक विकल्पी पथ के रूप में फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण स्टार्च के अपघटन के द्वारा भी हो सकता है। एज एन अल्टरनेटिव, ट्रायोस फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ starch or by breakdown of starch. So this phosphoglyceraldehyde formed either by Calvin cycle or breakdown of starch is now converted into dihydroxyacetone phosphate. तो यह PGL जो स्टार्च के ब्रेकडाउन के द्वारा या कैल्विन चक्र के द्वारा निर्मित होता है, यह अब DHAP यानी डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। यह डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में परिवर्तित हो सकता है, और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट या पैप से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का निर्माण होता है, उससे मैलिक अम्ल का निर्माण होता है, और मैलेट एनायन रिक्तिकाओं के कोशिका रस में संग्रहित हो जाते हैं, जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने समझाया था। साथ ही साथ यह डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में भी परिवर्तित हो सकता है, अर्थात डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट से हो सकता है पैप और फिर मैलिक अम्ल का निर्माण ना हो, अपितु यह डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाए, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से फिर सुक्रोज का निर्माण होता है, और यह सुक्रोज फिर द्वार कोशिकाओं के रिक्तिकाओं के कोशिका रस में स्थानांतरित कर दिया जाता है या
रिक्तिकाओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है और कोशिका रस में रिक्तिकाओं में संग्रहित होता है। सुक्रोज इज ऑल्सो एन ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट। सुक्रोज भी एक परासरणीय रूप से सक्रिय विलेय पदार्थ है और इसके रिक्तिकाओं के कोशिका रस में संग्रहण से परासरण दाब के मान में वृद्धि होती है। So because sucrose is also osmotically active solute, its accumulation in cell sap of vacuoles of guard cells will also result in an increase in osmotic pressure of guard cells. तो इस प्रकार से भी द्वार कोशिकाओं के परासरण दाब के मान में वृद्धि हो सकती है, जिससे द्वार कोशिकाएं अंतः परासरण करती है, एंडोस्मोसिस करती है, उसके द्वारा द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं, टर्जिड होती है, जिससे रंध्र खुल सकते हैं। Sucrose can also be imported from apoplast or subsidiary cells by sucrose channels which are present on plasma membrane of guard cell. Sucrose द्वार कोशिकाओं में बाहर से भी इंपोर्ट किया जा सकता है या बाहर से भी इसको ग्रहण किया जा सकता है। बाहर से अर्थात या तो एपोप्लास्ट से या द्वार कोशिकाओं के पास उपस्थित सहायक कोशिकाओं या अधिचर्मी कोशिकाओं से। प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित सुक्रोज चैनल्स से होता हुआ यह सुक्रोज प्लाज्मा झिल्ली के आर पार अभिगमन कर सकता है और द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। यह सुक्रोज भी द्वार कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य से फिर रिक्तिकाओं के कोशिका रस में स्थानांतरित हो जाता है, जहां वह परासरण दाब के मान को बढ़ाने में अपना योगदान देता है। तो इस प्रकार से पोटेशियम आयंस, मैलेट आयंस और क्लोराइड आयंस के संग्रहण के अलावा, जिसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में बात कर चुके हैं, सुक्रोज का भी रिक्तिकाओं में, द्वार कोशिकाओं के रिक्तिकाओं में संग्रहण हो सकता है और उससे भी द्वार कोशिकाओं के परासरण दाब के मान में वृद्धि होकर एंडोस्मोसिस होकर द्वार कोशिकाएं स्फीत हो सकती है और रंध्र खुल सकते हैं। दैट इज सुक्रोज ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड thereby stomatal opening. So in this figure, the red and blue arrows indicate steps stimulated by red and blue light respectively. इस चित्र में आप देख सकते हैं कुछ पद इस प्रकार से प्रदर्शित किए गए हैं लाल रंग के एरो में और कुछ पथ प्रदर्शित किए गए हैं नीले रंग के एरो में। तो जो लाल एरो है यह वह पद है जो लाल प्रकाश के द्वारा प्रेरित होते हैं और नीले एरो जहां पे इंडिकेट किए गए हैं, ब्लू एरोज जहां पे इंडिकेट किए गए हैं, यह वह स्टेप या पद है जो नीले प्रकाश के द्वारा प्रेरित होते हैं या जिनको प्रेरित करने में नीला प्रकाश अधिक प्रभावी होता है। So here we can see that Kelvin cycle, in operation of Kelvin cycle, red light is more effective. केल्विन चक्र के संचालन में लाल प्रकाश अधिक प्रभावी होता है। इसी प्रकार से यहाँ यदि हम देखें तो conversion, both red and blue light are equally effective in conversion of triose phosphate, that is phosphoglyceraldehyde, into dihydroxyacetone phosphate. Triose phosphate phosphoglyceraldehyde के डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में परिवर्तन में लाल और नीला प्रकाश दोनों ही समान रूप से प्रभावी होता है। Then synthesis of malate, blue light is more effective in this step. मैलेट के संश्लेषण में यानी डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट से पैप, ऑक्सिलो एसीटेट और फिर मैलेट का निर्माण, इस क्रिया को संपादित करने में नीला प्रकाश अधिक प्रभावी होता है। इसी प्रकार से डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट से ग्लूकोज फॉस्फेट के निर्माण और उससे सुक्रोज का निर्माण और फिर सुक्रोज के रिक्तिकाओं में स्थानांतरण में लाल प्रकाश अधिक प्रभावी होता है। रेड लाइट इज मोर इफेक्टिव इन दिस स्टेप। देन ट्रांसफर ऑफ सुक्रोज फ्रॉम cytoplasm of guard cells into cell sap of the vacuoles. सुक्रोज का कोशिका द्रव्य से रिक्तिकाओं के कोशिका रस में जो स्थानांतरण होता है उसमें नीला और लाल प्रकाश दोनों समान रूप से प्रभावी होते हैं। इसी प्रकार से सक्रिय प्रोटॉन पंप के संचालन में नीला प्रकाश तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावी होता है। इन ऑपरेशन ऑफ active proton pump, blue light is more effective, which this pump has been explained in earlier video. इस पंप की क्रियाविधि के बारे में मैंने इसे पूर्व के वीडियो में बताया था। तो यह वह क्रियाविधि है जो पूर्व के वीडियो में मैंने बताई थी। प्रोटॉन्स जो मैलिक अम्ल के वियोजन से निर्मित होते हैं वह द्वार कोशिकाओं से बाहर पंप कर दिए जाते हैं और उनके बदले में
पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और रिक्तिकाओं में प्रवेश करके परासरण दाब के मान में वृद्धि करने में अपना योगदान देते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। यह रंध्रों के खुलने की क्रियाविधि है जिसमें पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस और मैलेट आयंस का तो योगदान होता ही है, साथ ही साथ सुक्रोज के संग्रहण से भी द्वार कोशिकाओं के परासरण दाब के मान में वृद्धि होती है, जिससे अंतःपरासरण के द्वारा जल का द्वार कोशिकाओं में प्रवेश होता है और द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और जिससे रंध्र खुल जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन डार्क। अंधकार में द्वार कोशिकाओं अंधकार में रंध्रों के बंद होने की क्रियाविधि। द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन डार्क induces synthesis of ABA, that is abscisic acid, in guard cells. तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है, when photosynthesis stops, there will be an increase in carbon dioxide concentration. कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होती है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण बंद होने से प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग बंद हो जाता है, जबकि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का निरंतर निर्माण होता रहता है। फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होने से एब्सिसिक अम्ल नामक हार्मोन का संश्लेषण होता है द्वार कोशिकाओं में। दिस एब्सिसिक एसिड और ABA inactivates the potassium proton pump and affects membrane permeability, which causes efflux of potassium ions and influx of protons. यह एब्सिसिक अम्ल द्वार कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित पोटेशियम प्रोटॉन पंप को निष्क्रिय कर देता है, जिसके फलस्वरूप झिल्ली की पारगम्यता भी प्रभावित होती है और इसके फलस्वरूप अब द्वार कोशिकाओं से पोटेशियम आयंस बाहर स्थानांतरित होने लगते हैं, अर्थात द्वार कोशिकाओं से बाहर एपोप्लास्ट में या सहायक कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाते हैं और एपोप्लास्ट और सहायक कोशिकाओं से प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन आयंस पुनः द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करने लगते हैं। दिस इज पैसिव डिफ्यूजन अलोंग ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यह रात्रि के समय ABA के पंप के निष्क्रियण से जो पोटेशियम आयंस और प्रोटॉन्स का एक्सचेंज होता है, यह एक निष्क्रिय विसरण की क्रिया है। दिस इज ए पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस विच टेक्स प्लेस अलोंग ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो इन दोनों आयनों के सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होती है। अर्थात पोटेशियम आयंस अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अभिगमन करते हैं और इसी प्रकार से प्रोटॉन्स भी अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अभिगमन करते हैं। जैसा कि रंध्रों के खुलने की क्रियाविधि में मैंने बताया था कि रंध्रों के खुलते समय द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम आयंस की सांद्रता अधिक होती है और इस कारण से जब यह पंप निष्क्रिय हो जाता है तो पोटेशियम आयंस अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी द्वार कोशिकाओं में जहां इनकी सांद्रता अधिक है वहां से सहायक कोशिकाओं में जहां इनकी सांद्रता कम है वहां स्थानांतरित होते हैं। और इसी प्रकार से जब रंध्र दिन में खुलते हैं तो उस वक्त द्वार कोशिकाओं में प्रोटॉन्स की सांद्रता तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है, जबकि बाहर सहायक कोशिकाओं और एपोप्लास्ट में प्रोटॉन्स की सांद्रता अधिक होती है। अतः जब पंप निष्क्रिय हो जाता है तो बाहर से यह प्रोटॉन्स अपनी अधिक सांद्रता के कारण बाहर से द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं निष्क्रिय विसरण की क्रिया के द्वारा, क्योंकि द्वार कोशिकाओं में प्रोटॉन्स की सांद्रता तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो इस प्रकार से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या सांद्रता प्रवणता के अनुरूप दोनों ही पोटेशियम आयंस और प्रोटॉन्स अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर निष्क्रिय विसरण की क्रिया के द्वारा अभिगमन करते हैं। फलस्वरूप पोटेशियम आयंस द्वार कोशिकाओं से बाहर चले जाते हैं और प्रोटॉन्स द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं या प्रोटॉन्स की सांद्रता द्वार कोशिकाओं में बढ़ने लगती है और पोटेशियम आयंस की सांद्रता कम होने लगती है। The malate ions also diffuse into cytoplasm and combine with protons to form malic acid. इसी प्रकार से जो मैलेट आयंस द्वार कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में संग्रहित थे वह भी रिक्तिकाओं से बाहर द्वार कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं, जहां वह प्रोटॉन्स अर्थात हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलकर, वो हाइड्रोजन आयंस जो कि सहायक कोशिकाओं से अब द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर मैलिक अम्ल का निर्माण करते हैं,
and this malic acid is then converted into starch, और यह मैलिक अम्ल अब पुनः स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है. The chloride ions also diffuse out of guard cells to maintain electric equilibrium. साथ ही साथ जो क्लोराइड आयंस रिक्तिकाओं में संग्रहित थे वह भी द्वार कोशिकाओं से बाहर विसरित हो जाते हैं अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुरूप, अर्थात द्वार कोशिकाओं में अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से बाहर सहायक कोशिकाओं में अपनी कम सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर क्लोराइड आयंस का भी अभिगमन होता है और इसके द्वारा एक वैद्युत संतुलन या साम्यावस्था बनाए रखी जाती है. So in this way starch is formed in the guard cells. तो इस प्रकार से द्वार कोशिकाओं में स्टार्च का निर्माण होता है और जैसा कि हम जानते हैं स्टार्च इज an osmotically inactive substance. स्टार्च एक परासरणीय रूप से निष्क्रिय पदार्थ है, अतः इस स्टार्च के निर्माण से द्वार कोशिकाओं के परासरण दाब के मान में कमी आती है. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स डिक्रीजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च. The loss of potassium ions, chloride ions and malate ions and export of sucrose from guard cells decreases osmotic pressure of guard cells. In other words, increases water potential causing exosmosis from guard cells and closing of stomata. तो इस प्रकार से द्वार कोशिकाओं से पोटेशियम आयंस की, क्लोराइड आयंस की और मैलेट आयंस की हानि के कारण, साथ ही साथ सुक्रोज के द्वार कोशिकाओं से बाहर स्थानांतरण के कारण द्वार कोशिकाओं के परासरण दाब के मान में कमी होती है, अर्थात दूसरे शब्दों में द्वार कोशिकाओं के जल विभव का मान बढ़ता है, अर्थात जल विभव का मान कम ऋणात्मक हो जाता है, लेस नेगेटिव हो जाता है. तो परासरण दाब के मान में कमी होने से या जल विभव के मान में बढ़ने से अब द्वार कोशिकाओं से जल का वही परासरण होता है. एक्सोस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम गार्ड सेल्स. द्वार कोशिकाओं से जल की निकासी होती है जिसके फलस्वरूप द्वार कोशिकाएं श्लथ हो जाती है. गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड एंड व्हेन गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड स्टोमेटा क्लोज. और जब द्वार कोशिकाएं श्लथ हो जाती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं. तो इस प्रकार से रात्रि के समय रंध्रों के बंद होने की क्रियाविधि संपन्न होती है. इन दिस वे स्टोमेटल क्लोजर इज अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग नाइट और ड्यूरिंग डार्क. Thus, stomatal opening is an active process which requires ATP and stomatal closure is a passive hormone controlled process which is controlled by abscisic acid. तो इस प्रकार से हमने देखा कि रंध्रों का खुलना जो है वह एक सक्रिय क्रिया है क्योंकि उसमें ATP की आवश्यकता होती है प्रोटॉन पोटेशियम पंप के संचालन के लिए, और इसी प्रकार से रंध्रों का बंद होना एक निष्क्रिय हार्मोन के द्वारा नियंत्रित अभिक्रिया है जो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल या ABA नामक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है. Thus, this theory explains all the aspects of stomatal movement, that is effectiveness of blue light, role of potassium ions, stomatal opening in dark in succulents, etc. and is presently the most accepted theory to explain stomatal movement. तो यह सिद्धांत अर्थात सक्रिय पोटेशियम प्रोटॉन पंप सिद्धांत रंध्र गति से संबंधित सभी पहलुओं को समझाने में सक्षम है, अर्थात किस प्रकार से नीला प्रकाश अधिक प्रभावी होता है रंध्रों के खुलने में, पोटेशियम आयंस का क्या योगदान होता है और किस प्रकार से मांसल पादपों में रंध्र खुलते हैं. इस कारण से वर्तमान में रंध्र गति को समझाने के लिए या रंध्रों के खुलने या बंद होने को समझाने के लिए यही सर्वमान्य सिद्धांत है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.